हाय एवरीवन, दिस इज निशांत सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, घर पे सुरक्षित होंगे, ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकल रहे होंगे, अपने फैमिली के साथ घर में सेफ होंगे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपने हाथों को रेगुलरली जो है हैंड्स अपने साबुन से धोते होंगे, हाथों को, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखते होंगे। इसी से है जो हम लोग कोरोना से जीत सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको एसएसटी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि क्लास 7th का सेक्शन है हमारा ज्योग्राफी। क्लियर? और इसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है आर एनवायरमेंट, यानी कि हमारा वातावरण कैसा है। ठीक है, तो आर एनवायरमेंट जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जो कि क्लास 7th का है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्रीफिंग देता हूँ कि क्या क्या आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो पहला हमारा वो पढ़ेंगे हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में। आखिर ब्रीफिंग है ये कि आखिर है क्या एनवायरनमेंट हमारा होता क्या है, किस चीज से मिलाकर हमारा एनवायरनमेंट जो है बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट्स। नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या क्या कंपोनेंट्स है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम। क्लियर? तो ये है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण। क्लियर? और दूसरा हमारा है ह्यूमन एनवायरनमेंट, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया वातावरण। उसमें हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये सब कंपोनेंट्स इसके पार्ट्स हैं और ये सारे इसके पार्ट्स हैं। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग जो है पढ़ेंगे इसमें एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एनवायरनमेंट होता क्या है एक्चुअली, वातावरण एक्चुअली होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, वो सारा कंडीशंस, वो सारा एक्सटर्नल बाहरी कंडीशंस, ठीक है, बाहरी कंडीशंस जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनवायरनमेंट। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है कि हम लोग सनलाइट मिल रही है, एयर मिल रहा है, ठीक है, वाटर मिल रहा है, तो इसी की वजह से हम लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं। तो ये हमारा एक एनवायरनमेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया। क्लियर? तो ये हमारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एवरीथिंग सच एज प्लेस, पीपल, थिंग, नेचर एक्सेट्रा। तो जो एनवायरनमेंट हमारा, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे क्या क्या, प्लेसेस हो गए, पीपल हो गए, थिंग्स हो गया, नेचर हो गया, और वो सारी चीजें जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, वो सारा कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारा एनवायरनमेंट। यानी कि एक एनवायरनमेंट में जो क्या क्या चीजें होती हैं, नेचर की चीजें होती हैं, नेचुरल थिंग्स होती हैं, पीपल होते हैं, प्लेसेस होते हैं, और वो सारे चीजें भी होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक डिस्क्रिप्शन है एनवायरनमेंट का, वो वातावरण जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। क्लियर? नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी होता क्या है? ज्योग्राफी डील्स विद वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे सॉइल हो गया, लैंड हो गया, वेदर कंडीशंस हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गया, ट्रीज हो गया, नेचुरल थिंग्स हो गए, जैसे बर्ड्स हो गए, क्लियर, वाइल्ड लाइफ हो गया, भी ह्यूमंस हो गए। तो वो सारे कंपोनेंट जिसमें इन सब चीजों की पढ़ाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी। क्लियर? इट ऑल्सो स्टडीज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट। और ज्योग्राफी में एक और चीज बताई जाती है कि ह्यूमंस का नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, या नेचुरल एनवायरनमेंट का ह्यूमन के साथ इंटर रिलेशनशिप क्या होता है उसका, यानी कि उसका इंटरेक्शन किस तरह, उनका रिलेशन किस तरह जो है चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है इसमें वो है नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट देखो बेसिकली क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे नेचुरल एलिमेंट्स जो सच एज माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गया, वेरियस ऑर्गेनिजम्स हो गए, ठीक है, वो सारे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट्स होते हैं। क्लियर? वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ट्रीज हो गए, लिविंग एनिमल्स हो गए,
ठीक है। वो सारे कंपोनेंट्स, वेजिटेशन हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, वो सारी चीजों को हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। क्लियर। उसमें बायोटिक और अबायोटिक, इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। ठीक है। तो बायोटिक वो कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें लाइफ होता है। ठीक है। और अबायोटिक तो नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें बहुत सारे नेचुरल चीजें होती हैं। ठीक है। उसमें वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बायोटिक और अबायोटिक। क्लियर। बायोटिक कहने का मतलब है कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ होती है, जैसे ट्रीज हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गया, वेजिटेशन हो गया। क्लियर। तो वो हमारे होते हैं बायोटिक। अबायोटिक हो गया वो सारे नेचुरल थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं होती है, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, वाटर, सनलाइट, एयर, ये सारे इसमें लाइफ नहीं होते हैं। तो ये सारे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर है सबको। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है। यानी कि जो प्रकृति के द्वारा वातावरण बनाया गया है। अब हमारा नेचुरल ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है, खुद की जरूरतों के हिसाब से जो है ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए। क्लियर। जैसे एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर नेचुरल तो है नहीं, वो हम जब तक हम खुद से नहीं करेंगे वो एग्रीकल्चरिंग नहीं हो पाएगा, वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये खुद से किया हुआ है इंसानों के द्वारा। इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री का सेटअप होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो इंसानों के द्वारा किया जाता है, ह्यूमंस के द्वारा। क्लियर। सेटलमेंट्स यानी कि जो सेटलमेंट्स कहने का मतलब है जो टाउन्स हो गए, सिटीज हो गए, विलेजेस हो गए, शहर हो गए बड़े बड़े। क्लियर। स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, तो वो सारा सेटलमेंट्स के अंडर में आता है। तो वो भी किसके द्वारा बनाया गया है, वो भी एक ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है एनवायरनमेंट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे गाड़ियां हो गई, ट्रेन हो गए, बसेज हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, वो सारे किसके द्वारा बनाए गए, वो सारे द्वारा ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर। तो वो भी एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में काउंट होता है। विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। क्लियर है। तो वो सारे एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं और वो एक एनवायरनमेंट में आती हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, ये जो नेक्स्ट लाइन है, ये वाला पॉइंट इंटरेक्शन, वो ये दिखा रहा है कि जब हम ह्यूमंस जब नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, जब नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आता है। क्लियर। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब हम ह्यूमंस का एनवायरनमेंट जब नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, तो उसका जब इंटरेक्शन होता है, तो जब वो मिलते हैं एक दूसरे से, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं देखते हैं। द लैंड फॉर्म्स गेटिंग मॉडिफाइड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। लैंड फॉर्म्स कहने का मतलब है जो जमीनें हमारी, ठीक है, जो डेजर्ट्स हो गया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, जो माउंटेन्स हो गए, या जो कोस्टल प्लेन्स हो गए, जो प्लेट्यूज हो गए, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मॉडिफाइड हो रही हैं। वो धीरे धीरे मॉडिफाइड करने का मतलब चेंजेस हो रही है उसमें। क्लियर। डे बाय डे क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल एक्टिविटीज के द्वारा। नेचुरल एक्टिविटीज कहने का मतलब है तूफान हो गया, बारिश हो गई, भारी बारिश हो गई, बहुत तेज हवाएं हो गए, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल एक्टिविटीज। और ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम ह्यूमन जो है अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं उस जमीनों का। क्लियर। तो लैंडफॉर्म्स गेटिंग मॉडिफाइड बाय नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ये क्लियर है। चेंज इन क्लाइमेट यानी कि चेंजेस, यानी कि जब इंटरेक्ट हो रहा है, जब ह्यूमंस का एनवायरनमेंट जब नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, तो क्या होता है, उसकी वजह से जो है चेंजेस, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। ठीक है। अब जब ओवर पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है, नेचुरल पॉल्यूशन जब पॉल्यूशन ज्यादा हो चुका है, ठीक है, चीजों का जो है एक्सेसिव यूज किया जा रहा है रिसोर्सेज का, तो उससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होने के कारण क्या हो रहा है कि जो मौसम है उसमें बदलाव होता जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि जो गर्मी है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठंड उतनी होती नहीं है, बारिश अनचाहे मौसम में बारिश हो रही है, अनदिना मौसम में बेमौसम बारिश हो रही है। क्लियर। तो वो होता है चेंजेस इन क्लाइमेट। क्लियर। यानी कि जब इंटरेक्ट करता है ह्यूमंस का एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट, तो उसमें क्लाइमेट में भी चेंजेस आते हैं, जगह प्लेस टू प्लेस।
उसी तरह डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड इवॉल्व। तो जब ह्यूमंस का एनवायरनमेंट जब नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो डे बाय डे खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। और ऐसे भी बहुत सारे नेचुरल प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज है जो धीरे धीरे डे बाय डे इवॉल्व भी कर रही है, यानी कि निकल भी रही है, पैदा भी हो रही है। क्लियर, जन्म भी ले रहे हैं और खत्म भी हो रहे साथ साथ। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू चेंज एनवायरनमेंट। जो हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है हमारे ह्यूमंस का, वो भी किसके वजह से हो रहा है? चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से। यानी कि जैसे जैसे वातावरण बदलता जा रहा था वैसे वैसे जो ह्यूमंस का जो इवोल्यूशन है वो चेंज होता चला गया। जैसे पहले हम लोग मानते थे कि एप्स मानते थे, ठीक है। एप्स धीरे धीरे क्या होता चेंज होते चले गए और एक ह्यूमंस का एक प्रॉपर फॉर्म जो है हमने ले लिया था। तो वो सारा किसके वजह से? वो सारा चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है। क्लियर। अब देखो कोई भी चीज जो है नेचुरल एनवायरनमेंट का, ठीक है, और कोई भी चीज जो है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का है, जब वो इंटरेक्ट होता है तो उनमें कुछ चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट पर पड़ता है। उसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि जब वाइस वर्सा कहने का मतलब है जब ह्यूमंस का जब एनवायरनमेंट जब कुछ चेंजेस होते हैं इसमें तो नेचुरल एनवायरनमेंट पे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्ट देखा जाता है जब ह्यूमंस का एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है तब। क्लियर, यानी कि जब कुछ चेंज नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, ठीक है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट पे। और उसी तरह जब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आती हैं तो उसका इफेक्ट जो है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में भी देखा जाता है। क्लियर। तो ये है हमारे नेचुरल का एनवायरनमेंट का पूरा एक ब्यौरा, ठीक है, जिसमें ये ब्रीफिंग है एनवायरनमेंट का। क्लियर। तो आई होप ये टॉपिक तुमको समझ में आया होगा। क्लियर। इसको एक बार नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। क्लियर है। और कोई भी चीज समझ में नहीं आए आप लोग प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को अपने यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर की जाएंगी। क्लियर। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लियर। क्योंकि देखो अब लॉकडाउन है तो जाहिर सी बात है पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, हमारी बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो ये कंटिन्यू होता रहे, इसलिए जो है हमने ऑनलाइन का जो प्रोसीजर है वो अपनाया है ताकि बच्चों का सिलेबस पीछे ना हो और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जब स्कूल खुले तो, ताकि साथ साथ उनका पढ़ाई भी होता रहे और लॉकडाउन जो है वो भी साथ साथ निकल जाए। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेफ होंगे, घर में रहिए ज्यादा से ज्यादा। क्लियर। जब ज्यादा जरूरत पड़े तभी बाहर निकलिए, ठीक है। तो आई होप इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। जब हो जाए तो बता देना, इसको रब करता हूँ मैं, कर दूं रब, ठीक है। कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो वहीं पे, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है नेचुरल एनवायरनमेंट, उसका लिथोस्फीयर। क्लियर। Alright, so now we are going to discuss our next topic, that is natural environment, यानी कि प्राकृतिक वातावरण, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक के द्वारा दी गई चीजें ही प्रेजेंट होती हैं। जैसे हमारा लिविंग थिंग्स हो गया और नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। जैसे कि लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो तुम्हारा सॉइल हो गया, लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया। क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल चीजें हैं, बट ठीक है, इनमें लाइफ फॉर्म्स नहीं होते हैं। तो वो सारी चीजें जो एनवायरनमेंट के द्वारा प्रदान की गई हैं, जो प्राकृतिक के द्वारा हमें दी गई हैं, नेचुरल के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में जो है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है।
बायोटिक कहने का मतलब है जो वो सारी चीजें जिनमें लाइफ फॉर्म्स होती हैं, और अबायोटिक कहने का मतलब जिनमें लाइफ फॉर्म्स नहीं होती हैं। क्लियर? तो बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे तुम्हारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसी तरह अगर अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उनमें हमारे हो जाते हैं वाटर, एयर, सॉइल और लैंड फॉर्म्स। ठीक, तो ये हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं लिथोस्फीयर। जो पहला हमारा है वो क्या है? ये हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कहने का मतलब है जमीन। क्लियर? लिथोस्फीयर कहने का मतलब है जमीन। ठीक है, तो रॉकी आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि लिथोस्फीयर हमारा सबसे अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का जो ये ऊपर वाला जो एरिया है, ये वाला चीज, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्लियर? और रॉकी आउटर मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर वाला लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। द टर्म लिथोस मीन्स रॉकी क्रस्ट, यानी कि देखो अर्थ जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्लियर? और 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि ये जो पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया क्या है? क्रस्ट है, ये मेंटल है, क्लियर, और ये कोर है। क्लियर? तो जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिथोस, यानी कि लिथोस्फीयर, यानी कि रॉकी क्रस्ट वाला लेयर, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर है, ये चीज। क्लियर? ये होता है लिथोस्फीयर। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज 100 किलोमीटर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। यानी कि अगर थिकनेस यानी कि मोटाई की बात की जाए हमारे लिथोस्फीयर की, तो कितनी है? वो करीब 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, 100 किलोमीटर तक जो है इसकी मोटाई है हमारे किसकी? लिथोस्फीयर की, यानी कि जमीन वाले पूरे रॉक्स एंड रॉकी मिनरल्स वाले पार्ट्स की। क्लियर? द इरेगुलर एंड रॉकी स्फीयर एक्सटेंड्स बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। यानी कि जो हमारा लिथोस्फीयर है, रॉकी स्फीयर है, जो ऊपर वाला लेयर, वो बोथ हमारा कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स के पास फैला हुआ है। यानी कि जो कॉन्टिनेंट है वो तो है ही है, पूरा का पूरा उसमें लैंड फॉर्म्स है, यानी कि पूरे जमीनें हैं। क्लियर? साथ साथ जो ओशन बेसिन यानी कि ओशंस के आसपास वाले जो इलाके होते हैं वो भी हमारे पूरे जो है हमारे किसमें काउंट होते हैं? लिथोस्फीयर में काउंट होते हैं। इट इज मार्क्ड बाय वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अगर लिथोस्फीयर की बात की तो क्या क्या इंक्लूडेड होता है लिथोस्फीयर में? माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, यानी कि ये सारी चीजें जो है हमारे किसके अंडर में आती हैं? सारे लिथोस्फीयर के अंडर में आती हैं। लिथोस मतलब जमीन, साफ सीधी बात है, ये इतना समझ लो। लिथोस मतलब लैंड। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, फैक्ट्रीज एंड फॉर एग्रीकल्चर। और लिथोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो लिथोस्फीयर है हमें प्रोवाइड करता है किसके लिए? हाउसेज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए और एग्रीकल्चरिंग के लिए। यानी कि जो जमीन हमारी जो लैंड फॉर्म है वो किस लिए यूज की जाती है? हमारे घर बनाने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। क्लियर? और हमारे एग्रीकल्चरिंग के लिए भी। क्लियर? इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। और हमारा अर्थ का क्रस्ट जो लेयर है उसी में सारा हमारा क्या होता है कि सारे जितने भी मिनरल्स प्रोवाइडेड है हमारे अर्थ पे, जितने भी रॉक्स प्रोवाइडेड है वो सारा हमारा लिथोस्फीयर के अंदर से ही आता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट और नेचुरल एनवायरनमेंट। होप इसको नोट डाउन कर लो, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जो भी कोई दिक्कत है तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लियर? इसको एक बार नोट डाउन कर लो तुम लोग। कर लिया? समझ में आ गया ये टॉपिक? लिथोस मतलब सिंपली याद रखना, लिथोस मतलब जमीन। क्लियर? और उस पर सारी पाई जाने वाली चीजें जो कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, वैलीज हो गया, प्लेन्स हो गया। क्लियर? तो हो गया, मिटा दो उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। राइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, सो हाइड्रोस basically means water. So all the area that has water comes under hydrosphere, like oceans, seas, rivers, lakes, etc. So all the water forms that are available on the earth that comes under hydrosphere. So water present on the earth surface is referred to as hydrosphere. यानी कि
जो भी वाटर सरफेस, जो भी धरती के सरफेस पे जितने भी जो भी फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर आर ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा। यानी कि जो अगर हाइड्रोस्फीयर के सोर्सेज की बात की जाए तो क्या क्या है उसमें, ओशंस है, सीज है, लेक्स है, रिवर्स है, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज जो है हमारे वाटर के माने जाते हैं, और वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। इट इज ऑल्सो फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस एज ग्राउंड वाटर। तो जो अगर वाटर की बात की जाए तो ये हमारे ग्राउंड वाटर, जैसे धरती के नीचे भी हमारे प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड दैट इज आइस, लिक्विड दैट इज वाटर, गैस दैट इज वाटर वेपर। यानी कि अगर बात की जाए वाटर की तो वो तीन रूप में प्रेजेंट होते हैं हमारे धरती के सरफेस पे, ठीक है। पहला क्या है, आइस के फॉर्म में जो कि एक सॉलिड है, वाटर जो कि एक लिक्विड, वाटर वेपर जो कि गैस के प्रेजेंट में, ठीक है। जो गैसेस क्या है, वाटर वेपर्स होते हैं। जैसे हम लोग पानी उबालते हैं तो तो जो भाप निकलता है वो हमारा वाटर वेपर होता है, ठीक है। तो पानी जो है हाइड्रो है वो हमारा 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है हमारे धरती पे, क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म्स में, क्लियर। तो ये 3 फॉर्म्स है वाटर के। फ्रेश वाटर इज मेड अवेलेबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। अब एक वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को जो है ताजा बनाया जाता है पीने लायक, ठीक है। उस प्रोसेस के द्वारा भी जो हम लोग पानी को पानी को अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, एज अ फ्रेश वाटर। तो ये जो चीजें है ये हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आता है, क्लियर। यानी कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, यानी कि जो भी पानी हमारे प्रेजेंट है धरती पे उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक हाइड्रोस्फीयर का। अब आते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर पे, क्लियर। तो द एनवलप ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारे अर्थ में जो भी एयर है जो हमारे धरती को सराउंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इज हेल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यानी कि जो भी एयर प्रेजेंट है हमारे धरती पे या धरती के ऊपर, ठीक है, धरती के आसपास जितने भी एयर प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, वो किससे बंधे हुए हैं, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से जो है बंधे हुए हैं। अगर एक ऐसा लेयर होता है जब उसके बाहर अगर चले जाए तो वो सारा जो भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो सारा निकल जाता है, वो इंटरस्टेलर स्पेसेस में मिक्स हो जाता है। बट कुछ दूरी ऐसी है अर्थ सरफेस से लेकर कुछ दूरी ऐसी है स्पेस में जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की गैसेस प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर है वो किससे हमारे बंधा हुआ है, वो ग्रेविटी से बंधा हुआ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर कंटेन्स लाइफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एयर है हमारा, उसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली 2 गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एक हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही जरूरी है एंड प्लांट्स के लिए, और दूसरा है लाइफ गिविंग ऑक्सीजन जो कि बहुत जरूरी है एनिमल्स के लिए। एनिमल्स इंक्लूड जानवर और ह्यूमन बींग्स एज वेल, क्लियर। द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सन's हार्मफुल रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। यानी कि जो एटमॉस्फेयर ही जो है, जब अर्थ का जो रेज निकलता है, सन का जो रेज निकलता है डायरेक्टली सन से, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, क्लियर। और अर्थ के कुछ ऐसे लेयर हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के कुछ ऐसे लेयर हैं जो कि उन हार्मफुल रेज से हमको बचाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओजोन लेयर, क्लियर। तो जो सन का जो हार्मफुल रेज होता है वो डायरेक्टली अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो उसको बीच में ही रोक लेता है। तो हमें सन्स के हार्मफुल रेज से जो है एटमॉस्फेयर हमारी सुरक्षा करता है। इट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो डे और नाइट का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, अगर दिन में देखा तो बहुत ज्यादा गर्मी होता और अगर रात को देखा तो बहुत ज्यादा ठंडी होती। बट एटमॉस्फेयर के कारण क्या है, जो टेम्परेचर है दिन और रात में हमेशा मेंटेन रहता है, क्लियर। द चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेयर। और जो वेदर कंडीशन जो चेंज होते हैं हमारे, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी बरसात, कभी बहुत ज्यादा नॉर्मल वेदर, तो ये सारे चीजें जो है उनका मेन रिस्पॉन्सिबल क्या है, वेदर, एटमॉस्फेयर ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों को
होने के लिए, ठीक है। जो भी हमारा मौसम होता है, ठंड, बारिश, गर्मी, बरसात, जो भी मौसम हमारा, तो सारे कंट्रोल कौन करता है? हमारा एटमोस्फेयर करता है। क्लियर? तो ये आई होप ये क्लियर हो गया तुम लोग को एटमोस्फेयर भी, ठीक है। जो एयर प्रेजेंट है हमारे आसपास उसको हम लोग बोलते हैं एटमोस्फेयर, और एटमोस्फेयर का अलग अलग जो है लेयर होता है। क्लियर? इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको, कौन कौन से लेयर जो है हमारे अर्थ के होते हैं एटमोस्फेयर में। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को आई होप, और ये भी हमारा हाइड्रोस्फीयर भी क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। क्लियर? जो भी कोई दिक्कत है तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ये हो गया और ये हो गया। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट है बायोस्फीयर, ठीक है, इसको लिख लो एक बार। So now we are going to discuss our next topic, that is biosphere. Alright. So biosphere actually means, bios means life and sphere means area. So biosphere means area where life prevails. Alright. So the narrow zone where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere meet is called biosphere. यानी कि वो जोन जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर जहाँ मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, एक जमीन है जहाँ पे पानी है, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जमीन भी है साथ में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोस्फीयर। जहाँ पे अभी जैसे हम लोग, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, तो एक बायोस्फीयर है, ठीक है, ये एक बायोस्फीयर है। तो वो एक एरिया जहाँ पे तीनों चीज इंटरेक्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। क्लियर? द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड द लैटिन वर्ड स्फेरा मीन्स टोटल रेंज। तो बायोस्फीयर का जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है, जो कि बायोस और स्फेरा, ये दोनों वर्ड मिला के बना हुआ है, ठीक है। बायोस मीन्स लाइफ एंड स्फेरा मीन्स टोटल रेंज। तो बायोस्फीयर दो वर्ड से मिला के बना हुआ है, बायोस और दूसरा स्फेरा, ठीक है। बायोस्फीयर जो है वो ग्रीक वर्ड है, और जो स्फेरा है वो लैटिन वर्ड है। क्लियर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि बायोस्फीयर को हम लोग लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। क्लियर? द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी कि बायोस्फीयर वो ऐसा एरिया है जहाँ पे से प्लांट और एनिमल किंगडम प्रिवेल करती है, जहाँ पे कंटेन करती है। क्लियर? जहाँ पे एनिमल और प्लांट्स दोनों रहते हैं। The biosphere is small in size, still it contains about 15 lakh different species of organisms. यानी कि बायोस्फीयर भले ही छोटे साइज का होता है, लेकिन इसी बायोस्फीयर में जो है बहुत सारे 15 लाख करीब अलग अलग प्रजातियां रहती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। क्लियर? ये क्लियर हो गया तुम लोगों को? कोई डाउट इसमें? तो कोई भी डाउट हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। अब आते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट स्पीसीज इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। क्लियर? ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर बिलोंगिंग टू प्लांट और एनिमल किंगडम, ठीक है, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि एक प्लांट किंगडम के हो या फिर एनिमल किंगडम के हो, जब वो एक दूसरे से जहां पे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने का मतलब मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर? और ये जो एनिमल और प्लांट किंगडम है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं इकोसिस्टम में। क्लियर है? यानी कि प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज या किंगडम्स जहाँ पे पाए जाते हैं, और जब वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, वो एरिया हमारा कहलाता है इको सिस्टम। ठीक है? तो द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज रेफर टू एज इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से फिजिकल एनवायरनमेंट में। ठीक है? जैसे प्लांट हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, वो एक एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे प्लांट स्पीसीज भी है, एनिमल स्पीसीज भी हैं, और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है?
द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन, यानी कि एक इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि प्लांट भले ही हो या फिर एनिमल हो, उसका जब फिजिकल एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। फिजिकल एनवायरनमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जमीन हो, पानी हो, एयर हो, एटमोस्फेयर हो। क्लियर। द साइज ऑफ एन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली, इट कैन बी एज लार्ज एज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स और एज स्मॉल एज अ पॉन्ड। यानी कि इकोसिस्टम जो है वो अलग अलग साइज का हो सकता है, ठीक है। वो एक बहुत ही बड़ा एक रेन फॉरेस्ट भी हो सकता है, अमेजोन का एक जंगल जैसे, जिसको फॉर एग्जांपल ले लो, ठीक है। इकोसिस्टम एक रेन फॉरेस्ट हो सकता है, एक ग्रासलैंड हो सकता है, सवाना ग्रासलैंड से लो, प्रेरीज ले लो, डाउन्स ले लो ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो सिर्फ ग्रासलैंड है वहां पे, कहीं कहीं में पानी भी अवेलेबल है। क्लियर। वहां पे एनिमल किंगडम भी प्रेजेंट है तुम्हारा, वहां पे प्लांट किंगडम भी प्रेजेंट है। क्लियर। तो वो भी एक तुम्हारा इकोसिस्टम ही है। या फिर एक डेजर्ट का इलाका ले लो, जहाँ पे अलग अलग प्लांट स्पीसीज फाउंड होते हैं, जहाँ पे अलग अलग एनिमल स्पीसीज फाउंड होते हैं, ठीक है। वहां पे जमीन भी है, वहां पानी भी है, वहां पे एटमोस्फेयर भी है, वो इकोसिस्टम कह सकते हैं उसको। और एक या तो पोंड, एक छोटा सा पोंड ले लो, एक तालाब ले लो, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। पानी के नीचे जमीन है, पानी है, एटमोस्फेयर है, सारा इंटरेक्ट करे एक दूसरे से, ठीक है। तो वो भी एक इकोसिस्टम कहला सकता है। क्लियर। और टिपिकल पोंड इकोसिस्टम, यानी कि अगर तालाब की बात की जाए, तालाब इकोसिस्टम की बात की जाए, तो वहाँ पे बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ पे मछलियां प्रेजेंट होगी, वहाँ पे फ्रॉग्स प्रेजेंट होंगे, मेंढक, वहाँ पे एल्गेस प्रेजेंट होंगे, वाटर लिलीज होंगे, ठीक है। एंड अदर स्पीसीज जो है फाउंड होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। तो क्लियर हो गया टॉपिक ये इकोसिस्टम, आई होप क्लियर हो गया हो तुम लोगों को। गुड। तो कोई भी अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज इसको एज अ नोट तुम लोग अपने कॉपी में, फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये बहुत ही जरूरी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। और जो पीडीएफ मिलेगा इस चैप्टर का, ठीक है, पीडीएफ जैसे अगर बुक का पीडीएफ, चैप्टर का पीडीएफ है, तो प्लीज इन सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि ये जो मैंने समझाया अभी, ये सारी चीजें क्लियर तुम लोग को हो जाए, ठीक। तो आई होप ये नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं बता दूं उसको, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वुड बी रीडिंग इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट कहने का मतलब जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और अपने चेंजिंग नीड्स के हिसाब से वहां पे डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो वो पूरा एनवायरनमेंट जहाँ पे ह्यूमंस के द्वारा चेंजेस कुछ लाए गए हों अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे ह्यूमंस रहते हैं वहां पे एनवायरनमेंट में तुम्हारे नेचुरल एनवायरनमेंट भी होता है, तो उनसे भी जो है हम लोग इंटरेक्ट करते ही करते हैं, जाहिर सी बात है, ये तो होता ही होगा, ठीक है। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट कहने का बात है कि ह्यूमन बीइंग्स जहाँ पे अपने चेंजिंग नीड्स के हिसाब से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो ह्यूमन एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। वो सारा इलाका जो है, वो सारा एरिया जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सारी चीजें जो बनाई गई है ह्यूमंस के द्वारा, वो भी तुम्हारा ह्यूमंस एनवायरनमेंट की कैटेगरी में ही आता है। क्लियर। तो इसका जो पहला है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का, वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। पहले वो लोग क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, उनकी जरूरतें क्या थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने चेंजिंग डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया, और फाइनली किस तरह से जो अपने डिमांड्स को फुलफिल करके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अर्ली ह्यूमंस एडजस्टेड देमसेल्व्स इन द सराउंडिंग्स दे लिव्ड, यानी कि जो पहले जमाने की अगर बात की जाए, तो जो ह्यूमंस रहते थे यहाँ पे प्लेनेट हमारे अर्थ पे, वो अपने सराउंडिंग से ही जो है सारी चीजें अपने उपलब्ध
करते थे। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट से ही अपनी चीजों को उपलब्ध वो लोग करते थे। क्लियर। और अपने जो सराउंडिंग्स था उसके हिसाब से जो अपने आप को एडजस्ट करना वो लोग सीख चुके थे। मोस्ट ऑफ देयर नीड्स वर फुलफिल्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट विद टाइम द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड्स चेंज। तो बहुत सारी जो जरूरत की चीजें थी हमारे पहले जमाने के लोगों को, जो पहले जमाने के लोग थे उनकी जो जरूरत की चीजें थी, ज्यादातर वो जरूरत की चीजें कहाँ से पूरी करते थे, वो एनवायरनमेंट से पूरा कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, फूड की बात किया तो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, क्रॉप्स हो गए। क्लियर। तो जो एनिमल्स, अगर फायर की बात किया तो फायर उन्होंने जलाना सीखा पत्थर से। ठीक है। कपड़ों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पहले पत्तियों का इस्तेमाल किया था अपने आप को ढकने के लिए। फिर धीरे धीरे जो है कॉटन का जब एग्रीकल्चरिंग हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। क्लियर। घर बनाने के लिए सबसे पहले जो झोपड़ियां होती थी पहले लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए। क्लियर। बट धीरे धीरे सीमेंट आया, ईंटें आई तो घर धीरे धीरे बनना शुरू हुआ। तो ज्यादातर जो पहले जमाने के लोग थे वो अपनी जरूरत की चीजें कहाँ से पूरी करते थे, वो एनवायरनमेंट से पूरी करते थे। क्लियर। जो नेचुरल एनवायरनमेंट उनको मिलता था, जैसे लकड़ियां हो गई, पेड़ पौधे हो गए, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए। क्लियर। तो अर्ली ये हो गया तुम्हारा। जैसे जैसे मतलब टाइम बीता, ठीक है, जैसे टाइम बीतता था वैसे वैसे क्वालिटी और क्वांटिटी की जो क्वालिटी थी डिमांड की और जो क्वांटिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है। यानी कि जो पहले बहुत ही कम चीजों में ही सारा अपने जरूरतों की चीजें पूरा कर लेते थे, वो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया वो धीरे धीरे उनकी डिमांड्स की क्वांटिटी जो है बढ़ती चली गई और क्वालिटी भी, यानी कि अगर जो पहले अवेलेबल था उनको होता था कि और उससे अच्छा हो। ठीक है, उससे उस चीज से और अच्छा हो उनको मिले। अर्लियर ह्यूमन सेटल्ड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द रिवर वैलीज। क्लियर। अब जो पहले जमाने के लोग थे जो कहाँ पे बेसिकली सेटल हुआ करते थे, जो फर्टाइल प्लेन्स होते थे रिवर वैलीज के, जो रिवर्स का जो आसपास का एरिया होता था वहीं पे ज्यादातर लोग सेटल होते थे। इसका मेन कारण क्या था वहां पे सेटल होने का, क्योंकि वहां पे सेटल होने से क्या था, एक तो एग्रीकल्चरिंग बहुत वहां पे एरिया फर्टाइल था तो एग्रीकल्चरिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। और उस एग्रीकल्चरिंग करने के लिए जो पानी की अवेलेबिलिटी होती थी वो कहाँ से, उनको रिवर से ही काफी ज्यादा इजिली अवेल हो जाती थी। तो ये दो मेन कारण थे जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जो लोग थे वो रिवर वैलीज के साइड में ही सेटल होना जरूरी समझा था। पानी की अवेलेबिलिटी प्लस एरिया इतना फर्टाइल था कि वहां पे एग्रीकल्चरिंग काफी ज्यादा आसानी से वहां पे की जा सकती थी। क्लियर। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब वो जो वहां पे रहते थे तो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे, यानी कि वो एनिमल्स को वहां पालते पोसते थे और वहां पे पालते पोसते थे तो वहां पे पानी जो है उनको काफी ज्यादा अवेलेबल आसानी से हो जाती थी। जो घर की जरूरतों के लिए पानी होता था, जो पीने के लिए पानी होता था, वो रिवर वैली से ही, जो रिवर्स थे वहां पे रिवर से ही वो लोग पानी निकाल लेते थे। तो पानी की अवेलेबिलिटी काफी अच्छी थी वहां पे, इसलिए वो ज्यादातर लोग जो है रिवर वैलीज के साइड में ही सेटल होना उन्होंने जरूरी समझा। ठीक है। तो धीरे धीरे वहां पे रहकर उन्होंने आग जलाना शुरू किया। ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने व्हील्स का इन्वेंशन शुरू किया, यानी कि टायर का इन्वेंशन शुरू किया। ठीक है। पहले जो बैलगाड़ियां होती थी उसमें लकड़ियों पे पहिए बने होते थे। ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने पहियों का आविष्कार किया। ठीक है। रिवर वैलीज के साइड रहते थे तो धीरे धीरे टूल्स उन्होंने आविष्कार किया। तो टूल्स आविष्कार करते करते क्या हुआ, उन्होंने फूड प्रोडक्शन काफी ज्यादा उनका बढ़ने लग गया। क्लियर। उसके बाद जैसे जैसे फूड प्रोडक्शन बढ़ा तो जो सरप्लस फूड होता था, सरप्लस फूड कहने का मतलब जरूरत से जो ज्यादा फूड प्रोडक्शन होता था, क्रॉप प्रोडक्शन होता था, उसका वो लोग एक्सचेंज भी करते थे दूसरे लोगों के साथ। यानी कि जो उनकी जरूरत की चीजें थी वो, जैसे कि चावल है, चावल सरप्लस हो गया। क्लियर। जरूरत से ज्यादा चावल उनके पास पैदावार हो गई तो जो जरूरत से ज्यादा वाली जो पार्ट है उसको वो लोग किसी और को दे देते थे, उसकी जरूरत पूरी हो गई और अपनी जरूरत की चीजें जो है वो उनसे ले लिया करते थे। यानी कि इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान लेना, इसको हम लोग कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्लियर। तो वो ज्यादा काफी ज्यादा उस समय प्रचलन में था पहले जमाने में, यानी सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करना। क्लियर। तो उस समय गुड्स का भी एक्सचेंज करना उन्होंने एक दूसरे से सीख लिया था ताकि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकें वो लोग। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट है इसका हमारा कि ह्यूमन स्टार्टेड प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मीट देयर नीड्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे एग्रीकल्चरिंग आगे बढ़ा तो क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा उगाना, उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया था। कच्चा माल जो है बहुत ज्यादा
बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्लियर, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जैसे से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में शुरू हुआ, यूरोप में शुरू हुआ, तो जो प्रोडक्शन था चीजों का वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गया था। कोई भी चीजों जो इंडस्ट्रीज से ही पैदावार होता है उसका मतलब वही प्रोड्यूस होता है, वही मैन्युफैक्चर होता है। तो जैसे से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड और यूरोप में शुरू हुआ तो सामान की जो प्रोडक्शन थी काफी ज्यादा बढ़ने लग गई थी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है और कम्युनिकेशन जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होने लग गया। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी धीरे धीरे सुधरने लग गया। काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखी गई ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा गया। रोड्स ऐसे ऐसे रोड्स बनाए गए जिसमें जहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां चलती हैं अभी भी। कम्युनिकेशन सिस्टम इतना ज्यादा इंप्रूव हो चुका है आज के टाइम पे कि लोग कहीं भी दूर हो तो मतलब वो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, बात कर सकते हैं इजिली। क्लियर, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमंस की जो नीड्स के हिसाब से जो है, जरूरतों के हिसाब से जो है वहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस हुए, काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखे गए। क्लियर, लोगों ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसी चीजों का इन्वेंशन किया जो बहुत ज्यादा जरूरत और फायदेमंद माना गया, जैसे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, थर्स मेनी चेंजेस took place that were mostly due to natural and human activities। तो बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज और नेचुरल एक्टिविटीज कारण क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बदलाव हमारे ह्यूमंस में आए। ठीक है, पहले से लेकर अब तक। क्लियर, तो आई होप ये क्लियर हो गया टॉपिक। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ये नोट्स के फॉर्म में है। क्लियर, और कोई भी अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो तुम लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हम लोग। Alright, so we move on to the next topic, that is human environment interaction, यानी कि how humans interact with the environment। ठीक है, humans का वातावरण से इंटरेक्शन किस तरह कैसे होता है। क्लियर, in spite of all the developments the physical environment still provides human beings with their material needs। ठीक है, इतने डेवलपमेंट्स के बावजूद भी जो है हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट करने का मतलब जो लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स है, वहाँ प्लांट्स है, ठीक है, वो स्टिल क्या करती है, हमें मटेरियल्स प्रोवाइड्स करती है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। यानी कि जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो अभी भी जो है इतने डेवलपमेंट्स के बावजूद भी जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने नीड्स को पूरा कर सकें। क्लियर, द प्राइमरी एक्टिविटीज। तो अगर प्राइमरी एक्टिविटीज की बात की जाए हमारे ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन में, तो हमारा क्या क्या हो गया, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, यानी कि मछली पालन हो गया, खेती हो गया, खेत खली और फिर जंगलों में से जो चीजें चुनना हो गया, फ्रूट्स, लकड़ियां, वो सब। ठीक है, माइनिंग हो यानी कि खुदाई करना हो गया। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने के लिए, जैसे कोल हो गया, मिनरल्स हो गया। तो ये सब हमारा क्या होता है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, दे स्टिल प्रोवाइड फूड एंड रॉ मटेरियल्स विदाउट विच एडवांस सोसाइटीज कैन नॉट सर्वाइव। यानी कि ये जो प्राइमरी एक्टिविटीज है हमारी, ठीक है, फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्लियर, फॉरेस्ट्री हो गया, ये इन सब चीजों की हमें अभी भी जरूरत है। ठीक है, और इसलिए जरूरत है क्योंकि हम ये फूड और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, और इन्हीं फूड और रॉ मटेरियल्स के कारण जो है जो सोसाइटी, जो एडवांस सोसाइटीज है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटीज है, जो डेवलप्ड हो चुके हैं काफी ज्यादा, उनको अभी भी जो है इन सब चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना इसके वो लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उनको फिनिश प्रोडक्ट जो है नहीं मिल पाएगा। अगर फार्मिंग नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो डेवलप्ड सोसाइटीज है उनको फूड नहीं मिल पाएगा। क्लियर, जब तक माइनिंग नहीं होगा, तब तक फॉरेस्ट्री नहीं होगा, तब तक उनको रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाएगा, तो मतलब उनको मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, उसी तरह ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटीज आल्सो रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम लोग आदमी इंसान हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज है हमारे इंसानों की, वो इतना बुरा हो चुका है कि बहुत ही ज्यादा एक खतरा पैदा कर रखा है इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने रिसोर्सेज का जो एक्सेसिव इस्तेमाल करना सीख लिया है, ठीक है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना सीख लिया इस तरह से कि बहुत ही ज्यादा एक खतरा पैदा हो चुका है एनवायरनमेंट के लिए। क्लियर, पीपल हैव नॉट ओनली यूज्ड द रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स बट हैज आल्सो एक्सप्लॉइटेड द एनवायरनमेंट। यानी कि सिर्फ रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है, सिर्फ रिसोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि हमने रिसोर्सेज को इतना एक्सेसिव एक्सप्लॉइट, इतना
ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि वो बहुत ही ज्यादा अभी भी खतरे में पड़ चुका है हमारा एनवायरनमेंट। क्लियर। बहुत ही एक्सप्लॉइट करना मतलब क्या, दुर्व्यवहार करना, अपने रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है। क्लियर। दे हैव ऑल्सो डिस्टर्ब द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट को भी जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया है हम ह्यूमंस ने। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि जब ह्यूमंस इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से तो क्या असर पड़ता है एनवायरनमेंट पे। क्लियर। तो इसको नोट डाउन कर लो। आगे लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मिटा दूं, हो गया, क्लियर हो गया टॉपिक तुम लोगों को ये। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो, मैं उन लोगों को सब सारा डाउट तुम्हारा तुम लोगों का क्लियर कर दूंगा। सो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करने का मतलब है हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से खराब करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। क्लियर। देखो अगर रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है अगर सही तरीके से किया जाए, ठीक है, बैलेंस्ड वे में यूज किया जाए, तो नेचर जो है उसको मेंटेन करके रखता है बैलेंस को। ठीक है, उसको खराब होने नहीं देता है बैलेंस। ठीक है, बट अगर इंसान जो है अगर चीजों को बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में यूज करने लग जाए, ठीक है, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करने लग जाए, रिसोर्सेज का दुर्व्यवहार करना शुरू कर दे, तो एनवायरनमेंट जो नेचर है उसको रिपेयर करने में असफल हो जाता है, यानी कि उसको रिपेयर करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। ठीक है, और वक्त तब लगता है तो और भी ज्यादा जब वक्त लगता है तो और ज्यादा एक्सप्लोटेशन नेचुरल रिसोर्सेज का हो चुका होता है। तो जब इंसान जब एक नेचर का एनवायरमेंटल चीजों का अगर एक्सेसिव इस्तेमाल कर ले, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे, तो नेचर जो है उसको रिपेयर करने में असफल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है एक नेचर में। ठीक है, प्रकृति में जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक वो हो सकता है। अगर नेचर उसको फेल हो जाएगा रिपेयर करने में, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को वो रिसोर्स दोबारा नहीं मिल पाएगा। क्लियर। तो जरूरी है कि हम लोग जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक सही तरीके से करें, ताकि उसका बैलेंस कभी बिगड़े ना और हमें चीजें जो है हमेशा मिलती रहें। बैलेंस बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो चीजें खत्म हो जाएंगी और हमें चीजें वो नहीं मिलेंगी टाइम पर। क्लियर। तो बहुत सारे पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाते हैं, जैसे कि when the humans exploit the nature on a large scale, the nature fails to repair, यानी कि जैसे हम लोग अपने नेचर का बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं, तो नेचर जो है उसको रिपेयर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, नॉट फॉर ओनली फॉर नेचर बट फॉर ह्यूमंस एज वेल। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे लिए नहीं बल्कि नेचर के लिए भी। क्लियर। और प्रॉब्लम किस सेंस में क्रिएट होता है कि अगर नेचर रिपेयर नहीं कर पा रहा तो जाहिर सी बात है वो चीज हमें दोबारा या आने वाले जनरेशन को नहीं मिल पाएंगी। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोल की बात की जाए, कोयले की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है अगर उसका हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल कर लेंगे अभी के टाइम पे, तो हमारे आने वाले जनरेशन को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है, वो खत्म हो सकता है। क्लियर। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। तो ऑन वन हैंड एंड ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अदर। तो हमें जो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ रही है, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, स्किल्स आगे बढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है नेचर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट जो है नेचर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों का परीक्षण किया जा रहा है, टेस्टिंग किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेचर है वो बैलेंस खराब हो जाता है नेचर का। तो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की वजह से काफी ज्यादा वैसी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है नेचर को। ठीक है, साथ साथ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जब बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए फूड का इंतजाम करना उस पॉपुलेशन को। ठीक है, उसके लिए फिर रहने के लिए जगह का इस्तेमाल करना। क्लियर। उसी के साथ साथ जरूरतें भी उनकी पूरी करनी। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि जो
बर्डन है नेचर पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है, फूड के लिए, रहने के लिए। क्लियर। अर्बनाइजेशन कहने का मतलब है कि जो गांव वाले इलाके ज्यादातर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की डिमांड्स बढ़ रही हैं, ठीक है, जरूरतें बढ़ रही हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्वालिटी और जब क्वांटिटी बढ़ रही है डिमांड्स की, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे गांव है वो धीरे धीरे वो टाउन्स में, सिटीज में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जो गांव वाला इलाका होगा वो हरा भरा होगा, काफी ज्यादा वहां पे पेड़ पौधे होंगे काफी ज्यादा, ठीक है, फ्रेश पानी अवेलेबल होगा, फ्रेश एयर अवेलेबल होगा। तो वो जब गांव जो है जब शहर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो एरिया जो ग्राउंड्स है, जो हरे भरे ग्राउंड्स है, उसको रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी कि वो हरियाली खत्म हो रही है वहां की। ठीक है। जब पेड़ पौधे कट रहे हैं रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रहने के लिए, तो क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, गाड़ियां धीरे धीरे रोड्स पे आ रही हैं, तो उससे भी ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। तो अर्बनाइजेशन इस तरह से इफेक्ट करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि जब जरूरतें बढ़ रही है लोगों की, जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंडस्ट्रीज की भी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब छोटे छोटे गाँव में जब इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं, जो कन्वर्ट होके वो शहर बन रहे हैं, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जा रहा है, तो वहां का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा गंदा हो रहा है, नदियां गंदी हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ठीक है। पानी काफी ज्यादा गंदा हो रहा है उसकी वजह से। ठीक। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट पर हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है नेचर पे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट इन सारी चीजें जो है ये करते हैं हमारे नेचर पे। क्लियर। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अनप्लान्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता क्या है कि जब हम टेक्नोलॉजी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, और पॉपुलेशन हो गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया। अगर इसका हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करें तभी जो है नेचर में बैलेंस बना रह सकता है। अदरवाइज नेचर का जब बैलेंस खराब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स उसके लिए भी होंगी और हमारे लिए भी होंगी। क्लियर। परफेक्ट बैलेंस इज नीडेड। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जाहिर सी बात है कि हमें एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए नेचर और ह्यूमंस के इंटरेक्शंस में। क्लियर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, काम कर रही हैं इस पे, किसके साथ, किसके हेल्प से, साइंटिस्ट के हेल्प से, टेक्नोलॉजिस्ट के हेल्प से, और अलग अलग प्लानर्स के हेल्प से जो है वो कोशिश कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की एनवायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, एनवायरमेंट को जो है जो बैलेंस है उसमें बना रहे, ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्लियर। अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बताओ। अलग अलग प्लानर्स जो है, एनजीओज हैं, वो भी काम कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, कि हमारा जो नेचर है, जो एनवायरमेंट है, वो उसका बैलेंस बना रहा है। क्लियर है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लर्न टू लिव एंड यूज रिसोर्सेज इन अ हार्मोनियस वे। तो अगर हमें नेचर के बैलेंस को बना के रखना है, अगर हमें अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हमें सही तरीके से रहना और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तभी जो है हम अपने लाइफ को एक सही तरीके से जी पाएंगे और इसे रिसोर्सेज को और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्लियर। तभी जो है नेचर में बैलेंस बना रह सकता है। क्लियर। होप ये तुम लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई वर्ड समझ नहीं आया, कोई लाइन समझ नहीं आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। क्लियर है। और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। क्लियर। और प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज उसको एक बार चैप्टर का पीडीएफ जो मिलेगा आपको, उसमें चैप्टर का पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, तभी ये टॉपिक जो मैंने पढ़ा है सारे समझ में क्लियर होंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर का यहाँ पे एंड होता है। ठीक। तो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है। ठीक है। एनवायरनमेंट में दो टाइप के एनवायरनमेंट होता है, एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्लियर। नेचुरल एनवायरनमेंट का क्या होता है, लिथोस्फीयर हो गया, यानी कि जो जमीनें हो गई, लैंडफॉर्म्स हो गए, वो हो गया। हाइड्रोस्फीयर की बात किया तो जहाँ वो सारा इलाका जहाँ पानी पाया जाता है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। ओशंस हो गया, सीज हो गया, रिवर्स हो गया। क्लियर। एटमॉस्फेयर यानी कि जो एयर प्रेजेंट है हमारे आसपास, वो हमारा एटमॉस्फेयर का काम करता है। एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बायोस्फीयर यानी कि ये तीन चीजें जहाँ पे आपस में मिलते हैं एक जगह पे, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है। और चौथा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ये सारी चीजें इंटरेक्ट करती हैं। क्लियर।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट, उसमें पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कैसे कैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि ह्यूमंस का एनवायरनमेंट्स का इंटरेक्शन कैसे होता है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसको कैसे हम लोग प्रिजर्व करके रखना है। क्लियर? तो होप ये चैप्टर क्लियर हो गया हो तुम लोगों को। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, पूछिए, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी तुम लोगों को क्लियर, डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर एंड होता है हमारा ज्योग्राफी का 7th क्लास का। ठीक है, चैप्टर 1 जो की है आवर एनवायरमेंट। ऑलराइट, सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर और कोरोना सेफ रहिए। ठीक है, घर में रहिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।